हेलो मेडिकल एंड नर्सिंग मास्टर्स। तो आज हम गैस्ट्रो इसोफेजियल डिसऑर्डर्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक GERD गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो उसके लिए सबसे पहले एक कॉपी, हाइलाइटर और एक पेन जो है अपने पास रखिए और इस लेक्चर का मैक्सिमम एडवांटेज लीजिए, क्योंकि ये लेक्चर कंप्लीट लेक्चर जो है वो आपके लिए होने वाला है, इंक्लूडिंग नर्सिंग मैनेजमेंट एंड फार्माकोलॉजी। सो लेट्स बिगन। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मेन कंडीशन है वो अपने आप ही बता रही है। गैस्ट्रो मतलब पेट, ईसोफेजियल मतलब स्टमक एंड ईसोफेगस, रिफ्लक्स आपको पता है कि बैक फ्लो, रिफ्लक्स का मतलब होता है बैक फ्लो डिसऑर्डर। तो यहाँ पे हमारे स्टमक में जो गैस्ट्रिक कंटेंट है जिसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारा HCl, वो उसका बैक फ्लो जो है वो हो जाता है। ऑब्वियस है, जब ये हमारे स्टमक से बैक फ्लो होगा तो हमारी जो ईसोफेगस है उसकी दीवारों में जो इन्फ्लामेशन है, जो जलन है, वो पेशेंट जो है यहाँ पे महसूस करेगा। तो यहाँ पे जैसे ही बैक फ्लो होगा हमारे HCl का, तो वो इसकी वॉल्स को, ईसोफेगस की दीवारों को यहाँ पे अपने एसिडिक एक्शन के कारण इरिटेट करेगा, बर्न करेगा और वहाँ पे अल्सर, छाले जो हैं, जख्म जो हैं छोटे छोटे, वो यहाँ पे बन जाएंगे। तो उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं वो हमारी सेकंड नंबर डायग्राम में कि कैसे HCl ने यहाँ पे पिट लाइक स्ट्रक्चर्स, छोटे छोटे जो खड्डे हैं वो यहाँ पे बना दिए हैं, अल्सर्स जो है यहाँ पे हो चुके हैं। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, इन्फ्लामेशन प्रोसेस जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इन्फ्लामेशन आपको पता है, रेडनेस, यस, लॉस ऑफ फंक्शन, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा और यहाँ पे इम्यून सिस्टम जो है वो अपनी फाइट जो है यहाँ पे स्टार्ट करेगा। तो इसी फाइट के दौरान हो सकता है कि यहाँ पे इन्फ्लामेटरी रिएक्शन के कारण यहाँ पे हमारा मास फॉर्मेशन, ऐसे छोटे छोटे जो मांस के पीसीज हैं हमारे, दैट इज वो बन जाएं और ईसोफेगस का जो ल्यूमन है जिसके थ्रू हमारा फूड नीचे की तरफ आ रहा है वो यहाँ पे टाइट हो जाएं, यानी कि ईसोफेजियल कंस्ट्रिक्शन जो है वो यहाँ पे देखने को मिले। इसके बाद यहाँ पे आप देखें फोर्थ डायग्राम पे, तो ये भी हो सकता है कि ईसोफेगस के साथ यहाँ पे पड़ी है हमारी ट्रैकिया, कि यहाँ पे HCl जो है वो बैकफ्लो होता होता ट्रैकिया में जा सकता है। तो ट्रैकिया में जाने से पहले HCl कौन से पार्ट को टच करेगा? यस प्लीज, अनॉटमी ऑन कीजिए, लेरेंक्स। तो लेरेंक्स से क्या होती है? आवाज बनती है। लेरेंजाइटिस के कारण स्पीच या फिर वॉइस जो है वो चेंज हो जाएगी। हेलो, आई एम स्पीकिंग लाइक दिस, ऐसे जो है। एस्थमा भी हो सकता है, एस्पिरेशन निमोनिया, निमोनिया की एक टाइप हमारी वीडियो में प्रेजेंट है, एस्पिरेशन निमोनिया जो है वो यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ऑल राइट, तो यहाँ पे अगर ये बार बार HCl जो है यहाँ पे टकराएगा तो यहाँ पे हो सकती है ब्लीडिंग, GI ब्लीडिंग। भाई साहब, ब्लीडिंग होगी तो ब्लड का लॉस होगा, RBC का लॉस होगा, अनीमिया होगा, अनीमिया होगा, खाने का मन करेगा, बदहजमी हो रही है, उसको डकार आ रहे हैं, बर्पिंग हो रही है, बार बार खाने का मन करेगा, नहीं करेगा। जब खाना नहीं खाओगे तो क्या होगा? वेट लॉस होगा। तो यहाँ पे वेट जो है वो लॉस हो जाएगा। अगर ब्लड बार बार यहाँ से सिक्रीट होगा तो मलीना, प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन द स्टूल जो है यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और ये जो कंडीशन है अगर बार बार यहाँ पे ऐसे इरिटेट करेगी तो यहाँ पे हो सकता है GI कैंसर, गैस्ट्रो इसोफेजियल कैंसर। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये तो हमें समझ आ गया इंट्रोडक्शन पार्ट, बट यहाँ पे हमारी जो इसोफेगस है, स्टमक है, स्टमक में सभी को पता है कि यहाँ पे प्रेजेंट है प्राइटल सेल्स। स्टमक की दीवारों में G सेल्स, K सेल्स, I सेल्स प्रेजेंट हैं। तो प्राइटल सेल्स प्रेजेंट हैं। प्राइटल सेल्स क्या बनाते हैं? HCl बनाते हैं। ठीक है जी। हाइड्रोजन आयन से क्या बनाते हैं? HCl बनाते हैं। चलो ये भी ठीक है। बट ईसोफेगस की जो दीवारें हैं, ये जो हमारी पाइप है, इसके आसपास कौन से सेल लगे हुए हैं? इसके आसपास लगे हुए हैं स्क्वैमस सेल्स।
जैसे ही ये स्क्वेमस सेल्स बार बार यहाँ पे HCl के कांटेक्ट में आते हैं तो यहाँ पे ये हमारी जो स्क्वेमस सेल्स की लेयर है वो अपनी स्ट्रक्चर चेंज कर लेती है। क्या कर लेती है? अपना साइज एंड शेप चेंज कर लेती है। इसको हमने क्या पढ़ा है? इसको पढ़ा है मेटाप्लेजिया। यहाँ पे सेल जो हैं दीवारों में मेटाप्लेजिया शो करते हैं और ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर ये कंडीशन ज़्यादा देर तक बनी रहती है तो नियोप्लास्टिक डिस्प्लेजिया जो है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है, नियोप्लास्टिक डिस्प्लेजिया। ऑल राइट, तो इस कंडीशन को बोला जाता है जी बैरेट्स ईसोफेगस। ठीक है, बैरेट्स ईसोफेगस जो है इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे स्पेलिंग जो है नोट कर लीजिए और साथ में कर लीजिए यहाँ पे अंडरलाइन बैरेट्स ईसोफेगस। ठीक है, बैरेट्स ईसोफेगस बहुत कॉमनली पूछा जाने वाला MCQs में क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये तो हमने सारा कुछ कर दिया, कभी ये कर दिया, कभी हमारी कंस्ट्रक्शन हो रही है, कभी दैट इज एस्थमा और एस्पिरेशन निमोनिया हो रहा है, कभी ब्लीडिंग हो रही है, कभी कैंसर हो रहा है। बट इसके जो कॉजेज हैं वो क्या हैं? तो सबसे पहले यहाँ पे कॉजेज है स्क्लेरोडर्मा। स्क्लेरोडर्मा जो है यहाँ पे हो सकता है LES स्पाज्म। LES की फुल फॉर्म यहाँ पे है हमारी लोअर ईसोफेजियल स्पिंटर। लोअर ईसोफेजियल स्पिंटर का स्पाज्म जो है यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इन्फेक्शन की बात करें तो यहाँ पे कैंडिडा इन्फेक्शन, हर्पीज जोस्टर इन्फेक्शन और यहाँ पे हमारी दैट इज HIV इन्फेक्शन, साइटोमेगालोवायरस इन्फेक्शन जो है वो हो सकती है। और इंक्रीज्ड इंट्रागैस्ट्रिक प्रेशर के कारण, जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल्स में अगर ट्विंस हैं, ट्रिपलेट्स हैं, एक बेबी है तो अब्डोमिनल प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, तो गैस्ट्रिक कंटेंट बैकफ्लो हो सकता है। यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, कोई बहुत मोटू है मेरी तरह तो ओबेसिटी के कारण उसमें बैकफ्लो हो सकता है। या फिर हम कहें कि ज़्यादा जो है पुशअप लगाने से, ज़्यादा वेट गेन करने से इंट्रा गैस्ट्रिक प्रेशर जो है वो अनक्रीज हो जाएगा। ठीक है जी, ये भी हमें बात समझ आ गई। तो यहाँ पे अगर पाइटल सेल जो है स्टमक के भाई साहब, यहाँ पे HCl जो है ये ही ज़्यादा बनाने लग जाएं, जिसको हम एसिडिटी बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, एसिडिटी। ठीक है जी, यहाँ पे हो जाए कुछ मसालेदार खाना खाने से, स्पाइसी फूड खाने से, ज़्यादा कॉफ़ी चाय पीने से जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो हमारा एसिडिक हो सकता है। रेयर कंडीशन है बट इसमें भी HCl सिक्रेशन ज़्यादा होती है। ज़ोलिंगर एलिसन डिजीज़, ज़ोलिंगर एलिसन डिजीज़ में भी HCl जो है वो यहाँ पे ज़्यादा बनता है। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पे कॉजेज़ की बात की। अब हम लगते हाथ यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं हमारे दैट इज साइन एंड सिम्टम्स। पेशेंट क्या फील करेगा? पेशेंट आके डॉक्टर को बोलेगा, नर्स को बोलेगा कि खाना खाने के 30 to 60 मिनट बाद, खाना खाने के 30 to 60 मिनट बाद जैसे ही डॉक्टर साहब मैं लेटता हूँ तो मेरे छाती में जलन सी महसूस होती है, हार्ट बर्न महसूस होता है, जिसका दूसरा नाम है यस प्लीज पायरोसिस। नोट कर लीजिए, सब कुछ आपके लिए है, फ्री है। पायरोसिस HD क्वालिटी वीडियो है आपके लिए 4K। ग्लोबस, तो ग्लोबस का मतलब है पेशेंट क्या बोलेगा कि डॉक्टर साहब मेरे गले में कुछ है, हमारे कुछ महसूस हो रहा है, कुछ जल रहा है गले में। ठीक है जी, एपिगैस्ट्रिक पेन होगा, ऑब्वियस है। चेस्ट पेन होगा यहाँ पे डायफ्राम के पास, तो यहाँ पे पायरोसिस। हार्ट बर्न भी कई पेशेंट बोल देते हैं कि हार्ट बर्न वाली फीलिंग आ रही है। ब्रोंकोस्पाज्म हो सकता है, क्योंकि मैंने अभी बताया एस्पिरेशन के कारण यहाँ पे ब्रोंकोस्पाज्म हो सकता है। एस्थमा की कंडीशन हो सकती है, जो कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है एस्थमा में, उसमें मैंने बता रखा है कि कैसे अगर HCl गैस्ट्रिक कंटेंट जो है वो यहाँ पे हमारी ट्रैकिया में टच कर जाए, चला जाए, तो कैसे एस्थमा जो है वो हो सकता है। ओडाइनोफेजिया जो है खाना खाते हुए अंदर स्वेलो करते हुए कुछ लगता जाता है, अंदर कुछ पेन सा होता है, पेन ड्यूरिंग स्वेलोइंग, ओडाइनोफेजिया। GI ब्लीडिंग मैंने आपको बता दी, GI ब्लीडिंग। वेट लॉस जो है, इतना होने के बाद किसका मन करेगा भाई साहब खाना खाने का? तो वेट लॉस। अनीमिया भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, नोजिया वॉमिटिंग तो हमारा फेवरेट था, है और रहेगा। नोजिया वॉमिटिंग जिंदाबाद, नोजिया वॉमिटिंग जिंदाबाद। तो यहाँ पे हम जो है ये लिखेंगे। उसके बाद आ गया आपका डायग्नोसिस।
अब डॉक्टर ने कंफर्म करना है, हमारा जो मेडिकल स्टाफ है उसने कंफर्म करना है। कैसे कंफर्म होगा? 12 लीड ईसीजी के साथ। 12 लीड ईसीजी के साथ जो उसकी हार्ट की कंडीशन है यहाँ पे, ठीक है, एसटी सेगमेंट है खास तौर पे, वो चेक किया जाएगा। इसके अलावा एंडोस्कोपी की जाएगी सो दैट कोई लीजन्स वगैरह हैं अंदर उसकी, हमारी ईसोफेगस में, यहाँ पे कैमरा डाल के जो है वो देखा जाएगा। ठीक है। बर्न स्टेन टेस्ट जो है, बर्न स्टेन टेस्ट का नाम नोट कर लीजिए और पास में लिख लीजिए बर्न। बर्न किसके साथ होता है? HCl के साथ होता है। तो HCl के साथ बर्न हो रहा है। यहाँ पे पेशेंट को जानबूझ के, जान के टेस्ट के अंदर डाइल्यूटेड, पतला डाइल्यूट करके HCl दिया जाता है। जैसे ही HCl पिएगा पेशेंट पिएगा तो यहाँ पे बर्निंग सेंसेशन इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये पॉजिटिव टेस्ट हो जाएगा, बर्नस्टेन टेस्ट। बायोप्सी की जाएगी सो दैट ईसोफेगस में कोई कैंसर, कोई ट्यूमर तो सेल्स तो नहीं है, एडिनोकार्सिनोमा तो नहीं बन रहा यहाँ पे, तो बायोप्सी की जाएगी। बेरियम स्वेलो टेस्ट आपको पता है कहाँ कहाँ पे कंस्ट्रिक्शन है, कहाँ कहाँ पे ब्लॉकेज है, हर्निया तो नहीं है, तो यहाँ पे वो रूल आउट करने के लिए बेरियम टेस्ट जो है वो यहाँ पे किया जाता है। तो हमने अभी तक जो है GERD के सारे एस्पेक्ट्स के बारे में, इंट्रो के बारे में, कैसे मेटाप्लेजिया होगा, हमारे कॉजेज़ के बारे में, डायग्नोसिस के बारे में, साइन एंड सिम्टम्स के बारे में पढ़ा। अभी तक कोई भी डाउट है, क्वेरी है, आपने बेझिझक यहाँ पे नीचे इनबॉक्स में पूछना है। अब हम डिस्कस करेंगे इसके, दैट इज नर्सिंग पार्ट के बारे में एंड फार्माकोलॉजी पार्ट के बारे में। तो बात करें हम यहाँ पे नर्सिंग एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पे फार्माकोलॉजी और ड्रग्स के अंडर GERD के लिए हम यूज़ करेंगे एंटासिड्स एंड देन हिस्टामिन H2 ब्लॉकर्स लाइक ज़ेंटेक एंड पेप्सिड और प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स। प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स जो हैं वो हिस्टामिन H2 ब्लॉकर्स एंड एंटासिड्स के बाद जो है वो यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपने एक बात नोट कर लेनी है कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारी ऑलरेडी एक वीडियो जो है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के ऊपर फार्माकोलॉजी टॉपिक के अंडर है। तो BSc नर्सिंग स्टूडेंट जो हमारे पैथो फार्मा एंड जेनेटिक्स PPG पढ़ रहे हैं उनके लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, देखने वाली वीडियो है। प्लस NCLEX RN के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंडर हमारे जितने भी जोल वाले यहाँ पे ड्रग्स हैं, जिनके पीछे जोल आता है, वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ओम्पेराजोल एंड पेंटोप्राजोल। ठीक है जी। तो बात करें सर्जरी के बारे में यहाँ पे, तो सर्जरी के अंडर आता है आपका नाइसन फंडोलाइपिकेशन। नाइसन फंडोलाइपिकेशन जो है एप्लीकेशन, इसमें क्या किया जाता है, इसमें जैसे ही हमारा जो स्टमक का फंडस पार्ट है, इसको सीधा सीधा फंडस पार्ट को यहाँ पे ईसोफेगस के साथ जोड़ दिया जाता है, और बीच में ये जो पार्ट है अपना डिफेक्टेड पार्ट है जहाँ से गर्ड हो रहा है, इसको हटा दिया जाता है। फंडस पार्ट को सीधा सीधा ईसोफेगस के साथ जोड़ दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद बात करें स्ट्रेटा प्रोसीजर। स्ट्रेटा प्रोसीजर में हाई एनर्जी रेडिएशन जो है वो यूज़ की जाती हैं सो दैट यहाँ पे जो एरिया डिफेक्टेड है उसको ओपन किया जा सके और यहाँ पे रिफ्लक्स को रोका जा सके। और एंट्रेक्स जो है, एंट्रेक्स एक ऐसी डिवाइस है जो कि हमारे ईसोफेगस में रख दी जाती है, जिसके बाद यहाँ पे GERD नहीं होता और ये फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स को भी अवॉइड करती है, यानी फिर मेडिसिन लेनी नहीं पड़ती। उसके बाद बात करें हम यहाँ पे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में, तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में हमारा सबसे पहला है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि पेशेंट आके खुद कह रहा है कि डॉक्टर साहब मैं जैसे ही खाना खाने के बाद लेटता हूँ, घंटे बाद, आधे घंटे बाद जो है चेस्ट पेन, बर्निंग जो है होनी शुरू हो जाती है। तो इसके लिए हम पेशेंट का जो बेड एंड है वो रेज करेंगे। उसके बाद है प्रोलॉन्ग लाइंग जो है वो अवॉइड करनी है। ये वाली लाइंग झूठ बोलना नहीं है, ये वो भी अवॉइड करनी चाहिए, बट यहाँ पे जो है लॉन्ग टाइम तक एक ही उसमें रिक्लाइनिंग पोजीशन में सीधा लेटना जो है अवॉइड करना चाहिए। ओवर ईटिंग करेंगे तो यहाँ पे स्ट्रेच के साथ हमारा जो स्टमक है वो हमारा स्टिमुलेट होगा और एक बार फिर से रिफ्लेक्स जो है वो ऊपर की तरफ आएगा। टाइट क्लोथिंग, अगर मैंने बहुत टाइट जैकेट, टाइट कपड़े डाल रखे हैं तो ऑब्वियस है इंट्रा गैस्ट्रिक जो प्रेशर है वो इंक्रीज होगा। वेट कंट्रोल हमने करना है क्योंकि वेट कंट्रोल, ओबेसिटी जो है वो भी एपिगैस्ट्रिक प्रेशर को इंक्रीज करती है। उसके बाद स्मोकिंग एंड अल्कोहल जो है यहाँ पे स्पाज्म कर सकते हैं, तो उसको हमने अवॉइड करना है।
लोअर इसोफेजियल स्पिंटर का स्पाज्म जो है स्मोकिंग के साथ हो सकता है। अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन यानी कि ओटीपी, ओवर द काउंटर, ओटीसी सॉरी, ओटीपी निकल गया मुंह से, ओटीसी ओवर द काउंटर मेडिकेशन भी गया, मेडिसिन ले ली केमिस्ट से बिना किसी डॉक्टर से जो है हमारी कंसल्टेशन लिए, तो वो गलत है, अपने आप मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं हमारे नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। फर्स्ट पॉइंट है कि जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं, पीपीआई ड्रग्स, ये किसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो पेशेंट को बताना है हमने यहाँ पे कि ये मेडिसिन जो है कार्बामेजेपिन, डाइजॉक्सिन हार्ट की मेडिसिन, लिडोकेन, ठीक है, हमारा एनेस्थीसिया, वारफोरिन जो है क्लॉटिंग के लिए यूज़ हो रही है यहाँ पे एंटी कोएगुलेंट, डाइजेपाम जो है एंटी साइकोटिक के अंडर, एंटी एंजाइटी के अंडर, क्विनिडिन और डिक्लोफेनेक सोडियम पेन किलर के तौर पे जो है यूज़ होती है। इसके साथ ये मेडिसिन जो है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यानी कि हमारी ओम्पेराजोल एंड पेंटोप्रोजेल जो है वो इंटरेक्ट कर सकती है, साइड इफेक्ट भी बढ़ सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन भी आ सकती है, और ये भी हो सकता है कि काम करे ही ना। ठीक है जी। उसके बाद ईटीपी का मतलब यहाँ पे है एजुकेट द पेशेंट टू सिट वाइल टेकिंग मेडिकेशन, और हो सके तो 100 ml फ्लूइड साथ में जो है वो लेना है, ये हमने उसको बताना है। स्पाइसी फूड अवॉइड करें, फैटी फूड अवॉइड करें, लहसन जो है गार्लिक उसको अवॉइड करना है, प्याज अनियन जो है अवॉइड करना है, अल्कोहल को अवॉइड करना है, कॉफ़ी को अवॉइड करना है। उसके बाद पेशेंट को हमने बताना है कि उसने बेंडिंग और स्क्वाट जो वो है हमारे जिम में ज़्यादा नहीं करनी, बेंडिंग सिटिंग पोजीशन ज़्यादा नहीं बनानी, हो सके तो थोड़ा थोड़ा बीच में चलते फिरते रहना चाहिए, सो दैट GERD रिफ्लेक्स ना आए। और लास्ट में है हमारा वेट लॉस, हमेशा की तरह अगर ओबेसिटी कम होगी तो रिफ्लेक्स के चांसेस भी जो हैं वो कम हो जाएंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द GERD इन ए वेरी शॉर्ट और ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम। आई होप दिस लेक्चर जो है आप ये वाला आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा, और आपने ये जो हमारा लेक्चर है वीडियो लिंक है ये अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, टीचर्स के साथ, जूनियर सीनियर जो भी तैयारी कर रहा है फॉरेन की, एनक्लेक्स की, नॉर्सेट एग्ज़ाम की, MCQs की, उसके साथ शेयर करना ही करना है। नोट्स बनाइए दबा के और पढ़िए, सबसे आगे निकल जाइए, यही लाइफ का असली टारगेट भी होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग।